पहले मायके जाऊंगी। सुबह का समय था। डाइनिंग टेबल पर रूही के ससुराल के सभी लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। मम्मी पापा, इस बार आपकी 25वीं एनिवर्सरी है, हम एक ग्रैंड पार्टी करेंगे, सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। पर बेटा इतना सब कुछ कैसे होगा? अरे मम्मी, भाभी है ना, भाभी सारा खाना और डेकोरेशन देख लेगी, है ना भाभी? हाँ हाँ बिल्कुल। इतना कहकर रूही अपने कमरे में जाती है और हड़बड़ाहट में अलमारी खोलकर अपना एक सूटकेस निकालकर अपने कपड़े जल्दी जल्दी सूटकेस में ठूसने लगती है। फिर वो कमला के कमरे में जाती है। रिद्धि पहले से ही कमला के कमरे में थी। माँ जी, आपकी सालगिरह के लिए मुझे नए कपड़े खरीदने हैं। मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं मायके जा रही हूँ। मेरे मायके के पास जो मॉल है वहाँ बहुत अच्छी सेल लगी है और बहुत सस्ते और अच्छे कपड़े मिलते हैं। मैं जाकर कपड़े लेकर बस कल तक वापस आ जाऊंगी। पर बहू, इतना काम है, तू अभी कैसे जा सकती है? माँ जी, मैं कल सुबह आ जाऊंगी ना और सारा काम कर दूंगी। प्लीज माँ जी, मुझे अच्छी दिखना है ना आपकी पार्टी में। मैं पहले मायके जाऊंगी और फिर वहाँ से शॉपिंग पर जाऊंगी। ठीक है जा, पर कल सुबह 8 बजे तक घर में होनी चाहिए तू। रूही खुशी खुशी अपना बैग पैक करके मायके के लिए निकल जाती है। रूही के जाने के बाद आखिर ये बहू बार बार मायके क्यों जाती है? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। माँ, आपको तो दाल में कुछ काला लग रहा है, मुझे तो पूरी दाल काली लग रही है। आखिर रिद्धि पहले मायके क्यों जाती है? कहीं इसके पीछे कोई बड़ा कांड तो नहीं छुपा है? क्या कमला का शक सही है? आइए इस राज को जानने के लिए थोड़ा कहानी में पीछे चलते हैं। वाह रूही, तू कितनी खूबसूरत लग रही है। ये ड्रेस तो मुझ पर एकदम कमाल लग रही है। रूही शीशे के सामने खड़ी थी। उसने एक बहुत ही खूबसूरत वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी। वो खुद को निहार रही थी और इटला रही थी। तभी उसकी माँ सरिता कमरे में आती है। कमरे में हर तरफ कपड़े, किताबें और सामान बिखरा पड़ा था। अरे रूही, ये कमरा देख कितना बिखरा पड़ा है। जा नौकर को बोल दे कि वो आकर तेरा कमरा साफ कर दे। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैंने नौकर को बोल दिया है अपना ब्रेकफास्ट लाने के लिए। वो आता ही होगा तब बोल दूंगी। तभी नौकर नाश्ते की ट्रे लेकर आता है। रूही बेड पर बैठ जाती है और मजे से नाश्ता करने लगती है। नाश्ता खत्म होने के बाद वो अपनी जूठी प्लेटें वहीं बेड के पास टेबल पर छोड़ देती है और अपना पर्स लेकर बाहर निकल जाती है। मैडम जी के तो नवाबों से भी ज्यादा नवाबी शौक है। खुद का एक जूठा बर्तन तक नहीं उठाती, सब हमें ही करना पड़ता है। पता नहीं ससुराल में जाकर क्या हाल करेगी। ये सब सोचते हुए शीला रूही के कमरे की सफाई करती है। दोपहर का समय था। रूही कॉलेज से वापस आती है। वो आलस दिखाते हुए सोफे पर अपना भारी बैग जोर से फेंकती है और धड़ाम से सोफे पर लेट जाती है। उसके पापा रमेश वहीं बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। अरे बेटा, ये क्या तरीका है? कम से कम अपनी चीजों को तो सही जगह पर रख दिया कर। ऐसे कौन बैग फेंकता है? ओफो पापा, आप मुझे हर बात पर क्यों टोकते रहते हैं? कुछ दिनों से देख रही हूँ आप हर काम के लिए मुझे ही बोलते हैं। बेटा, अब तू बड़ी हो गई है, तेरी शादी की उम्र हो गई है। खुद के काम खुद करना सीख ले, वरना ससुराल में क्या कहेगी। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे आप लोगों के साथ ही रहना है। अरे पगली, हर लड़की को एक ना एक दिन शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। यही दुनिया का दस्तूर है। और तू चिंता मत कर, हम तेरे लिए कोई ऐसे घर का ही रिश्ता ढूंढेंगे जहाँ नौकर चाकर और तुझे कोई तकलीफ ना हो। कुछ दिन बाद घर में पंडित जी आए हुए थे। उनके साथ लड़के वाले यानी रुद्र और उसके माता पिता बैठे थे। रमेश जी, लड़का बहुत ही होनहार है और परिवार भी बहुत अच्छा है। रूही चाय की ट्रे लेकर आती है। रुद्र उसे देखता है और इम्प्रेस हो जाता है। रुद्र रूही को प्यार से देखते हुए धीरे से कहता है, आप बहुत सुंदर और प्यारी हैं। अगर हमारी शादी हुई तो मैं आपको बहुत प्यार से रखूंगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। रुद्र की बात सुनकर रूही ब्लश करती है। लड़का अच्छा है और घर भी। अगर मेरी शादी इनसे होती है तो ये मुझे बहुत प्यार करेंगे, मुझे पलकों पर बैठा कर रखेंगे। ये सोचकर रूही शादी के लिए हाँ कर देती है और धूमधाम से रुद्र और रूही की शादी हो जाती है। शादी के बाद ससुराल में रूही की पहली सुबह थी। रूही अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रही थी। सुबह के 7 बज चुके थे। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज आती है। धड़ 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 धड़। अरे बहू उठ जा, सुबह हो गई, क्या दिन भर सोती रहेगी? मोहिनी की आवाज सुनकर रुद्र हड़बड़ा कर उठता है। वो आधी नींद में था। अरे ये कौन है सुबह सुबह ऐसे दरवाजा पीट रहा है? लग रहा है जैसे कोई हाथी दरवाजे से कुश्ती कर रहा है। रुद्र, ये आपकी दादी जी है। मेरी दादी सास, पता नहीं सुबह सुबह क्या काम आ गया इन्हें। रूही उठकर झल्लाते हुए दरवाजा खोलती है। अरे बहू, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है और तू इतनी देर तक सो रही है। जल्दी से तैयार होकर आ। सबसे पहले नहा धोकर मंदिर की सफाई कर। दादी जी, सफाई? वो नौकर? देख बहू, तू हमारे घर की नई बहू है। हमारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है। इस घर की लक्ष्मी तू है और इस घर को
अब तुझे ही संभालना है। पहले तेरी सास ये सब संभालती थी, अब तेरी बारी है। जल्दी सबको सीख ले। चल जल्दी तैयार हो जा। मोहिनी वहां से चली जाती है। रूही मोहिनी की बात सुनकर सदमे में वहीं खड़ी रह जाती है। रूही नहा धोकर नई दुल्हन की तरह तैयार होकर बाल्टी और कपड़ा लेकर मंदिर की सफाई कर रही थी। उसने लाइफ में कभी झाड़ू नहीं पकड़ी थी। सफाई करते करते उसकी कमर में दर्द होने लगता है। आउच! हे भगवान, मैंने तो कभी इतने सारे काम नहीं किए। मेरी तो कमर अभी से टूट गई। सफाई के बाद रूही अपने कमरे में आती है, तभी कमला वहां आती है। सुन बहू, अब यहाँ बैठकर आराम मत कर, जा पहली रसोई का खाना बना। हमारे घर में सबकी अपनी अपनी फरमाइश है, जा जल्दी से सबकी फरमाइश पूरी कर। जी माँ जी, बताइए क्या क्या बनाना है। जा बहू, सभी लोग हॉल में बैठे हैं, पूछ ले उनसे कि वो लोग क्या क्या खाएंगे। कमला की बात सुनकर रूही हॉल में जाती है। जी आप लोग बताइए खाने में क्या क्या बनाना है। पता बहू, मेरे लिए साबूदाना की खिचड़ी बना दे। भाभी, मैं ना हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं ये तेल मसाले वाली पूरी नहीं खा सकती। मेरे लिए आप एक सैंडविच बना दीजिए प्लीज। तभी रोहन अपने कमरे से बाहर आता है। भाभी, आप मेरे लिए बढ़िया सा डोसा बना दीजिए ना। सब अपनी फरमाइश बताकर चले जाते हैं। रूही रसोई में जाती है और अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, ये रसोई है या कोई 5 स्टार होटल का रेस्टोरेंट? 4 लोग और 4 अलग अलग फरमाइशें। रूही डोसा बनाने की कोशिश करती है। वो तवे पर घोल डालती है, पर घोल तवे से चिपक कर एक अजीब सा नक्शा बन जाता है। वो उसे खुरचने की कोशिश करती है, पर डोसा जल जाता है और टूट भी जाता है। अरे ये क्या, ये तो कहीं से भी डोसा नहीं लग रहा है। खैर छोड़ो, मुझे तो अभी और भी खाना बनाना है। ये सोचकर रूही दूसरा खाना बनाने लगती है और पसीना पसीना हो जाती है। पूड़ी बेलते हुए आटा उसके चेहरे पर लग जाता है। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वो खाना टेबल पर लगाती है। फाइनली सब बन गया, अब मैं भी कुछ खा लेती हूँ। जैसे ही वो खाने बैठती है, देखती है कि कोई भी ठीक से खाना नहीं खा रहा था। अरे बहू, ये सब्जी बनाई है या ब्लड प्रेशर वाले मरीज का सूप? लगता है नमक ने आज तुम्हारी सब्जी में आने से मना कर दिया था क्या? भाभी, ये सैंडविच है या अंबुजा सीमेंट की ईंट? मुझे इसे खाना है या इससे घर की दीवार बनानी है? इसे खाऊंगी तो मेरे दांत ही शहीद हो जाएंगे। माँ सही कह रही है। और भाभी, मेरे डोसे में आपने ये कौन से देश का नक्शा बना दिया है? ये तो किसी एलियन की शक्ल लग रही है। माँ जी, मुझे ठीक से खाना बनाना नहीं आता। मेरे मायके में तो सारा काम नौकर करते थे। खाना बनाना नहीं आता है तो सीखो बहू, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। सभी थोड़ा बहुत खाना खाकर उठ जाते हैं। रूही इतनी थक चुकी थी कि वो बिना खाए ही अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर गिरते ही सो जाती है। रात के 10 बज रहे थे। रूही गहरी नींद में है। अचानक कमला कमरे में आती है और उसे झकझोर कर उठाती है। अरे बहू, यहाँ सो रही है तू? उठ, रसोई में बर्तनों का पहाड़ लगा हुआ है। क्या वो बर्तन अपने आप धुलेंगे? जाकर उन्हें धोकर आ। रूही रोने वाले मुंह के साथ उठती है। वो सिंक के पास खड़े होकर ढेरों झूठे बर्तन धो रही है। तभी उसका पति रुद्र ऑफिस से आता है। अरे वाह मेरी प्यारी पत्नी, तुमने तो आते ही ससुराल का घमंड अपने हाथ में ले लिया है। पर ये सब छोड़ो ना, चलो कमरे में चलते हैं। नहीं रुद्र, मेरा मन नहीं है, और अभी यहाँ इतने सारे काम भी तो हैं। काम वाम तो होता रहेगा। चलो डार्लिंग, चलकर मजे करते हैं। मुझे तुमसे प्यारी बातें करनी है। रुद्र, मेरी बात सुनो ना, मुझे आज सुबह से इतना काम। अरे यार रूही, प्लीज अभी कुछ मत कहना। मैं ऑफिस से बहुत थक कर आया हूँ। मेरे लिए एक बढ़िया सा मिल्क शेक बना कर लाओ, मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। रूही मन मारकर मिल्क शेक बनाने जाती है। जब वो मिल्क शेक लेकर कमरे में आती है तो देखती है कि रुद्र बेड पर औंधे मुंह पड़ा खर्राटे ले रहा था। खुद तो सो गया घोड़े बेचकर। सच में ये आदमी थक गया होगा, और मैं तो यहाँ जैसे मशीन हूँ। रूही भी थकी होने की वजह से सो जाती है। रूही अब पूरे घर को संभालने लगी थी। सुबह खाना बनाने से लेकर रात का बर्तन धोने तक का घर का हर काम रूही करती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन सुबह सुबह जोरदार बारिश हो रही होती है। रूही खुश होती है कि शायद आज आराम मिलेगा। बहू, आज मौसम बहुत अच्छा है। आज हम बारिश में पकोड़े खाएंगे, और हाँ, बढ़िया सी अदरक वाली चाय भी बना देना। ठीक है दादी जी। रूही मन मारकर पकोड़े बनाती है। सभी बारिशों में पकोड़े का मजा लेते हैं। तभी कमला रूही के पास आती है। बहू, आज मेरी किटी पार्टी की सहेलियां आ रही हैं। कुछ टेस्टी बनाना। वो इटालियन पास्ता, मोमोज और नूडल्स बना देना। मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। भैंस की आँख, पता नहीं ये माँ जी मुझे समझती क्या है। मैं बहुत बड़ी मास्टर शेफ थोड़ी हूँ जो एक के बाद एक खाना बनाती रहूं। ये सब सोचते हुए रूही रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। गैस के तीनों बर्नर जल रहे थे। एक तरफ मोमोज स्टीम हो रहे थे, दूसरी तरफ पास्ता उबल रहा था। रूही पसीने से लथपथ है। खाना बनाने के बाद रूही सभी को खाना परोसती है। वाह कमला, तेरी बहू तो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे तो लगता है कि अब हमें अपनी कमला के घर किटी पार्टी ही करनी चाहिए।
मालती की बात सुनकर रूही का दिमाग खराब हो जाता है। हाँ हाँ, आ जाओ ठूसने के लिए, मैं तो यहाँ तुम लोगों के लिए खाना बनाने के लिए ही तो हूँ। ये सब सोचकर रूही गुस्से में पैर पटक कर रसोई में चली जाती है। किटी पार्टी खत्म होने के बाद सिंक में इतने बर्तन थे कि सिंक दिखाई ही नहीं दे रहा था। रूही बर्तन धोते धोते रोने लगती है। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। पापा ने तो कहा था कि शादी के बाद मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो मुझे कोल्हू के बैल की तरह काम करना पड़ रहा है। रूही जैसे तैसे हिम्मत करके बर्तन धोती है। रात का समय था। रूही अपने कमरे में फर्श पर दीवार पर सिर टिकाए बैठी थी। उसके पैरों में और कमर में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपना फोन निकालती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, मुझे यहाँ से ले जाओ, ये घर नहीं जेल है। यहाँ मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती, सुबह से रात तक बस काम और काम। अरे बेटा रो मत, ससुराल ऐसा ही होता है। अब वो तेरा घर है, तुझे ही संभालना है। हर लड़की को ये सब करना पड़ता है। रूही फोन काट देती है। वो दीवार से टिक कर बैठ जाती है और सोचने लगती है। मायका कितना अच्छा था, कोई काम नहीं करना पड़ता था, पूरा दिन आराम। नौकर मेरे एक इशारे पर सब करते थे, और यहाँ तो मुझे ही नौकरानी बनाकर रख दिया है। रूही खुद को संभालती है और जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह के 7 बजे थे। घर में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। रसोई से बर्तनों की आवाजें आ रही थी। रूही पसीने से लथपथ, एक हाथ में चाय की केतली और दूसरे हाथ में नाश्ते की प्लेट लिए हुए भाग दौड़ कर रही थी। अरे बहू, सुबह के 7 बज गए हैं, तुम्हारे ससुर जी की चाय अभी तक नहीं आई, और मेरे घुटनों के दर्द की दवाई कहाँ है? हाँ बहू, आज चाय में अदरक थोड़ी ज्यादा डालना और मेरा चश्मा भी ढूंढ देना, पता नहीं कहाँ रख दिया है। भाभी, मेरी नीली शर्ट प्रेस कर दी क्या? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। भाभी, मेरे लिए भी 1 कप कॉफी बना देना, और हाँ, मलाई मत डालना, मैं डाइटिंग पर हूँ। डाइटिंग पर है महारानी, लेकिन मजाल है जो उठ कर 1 गिलास पानी भी खुद ले ले। मेरा बस चले तो इसके घर पर 2 थप्पड़ लगाऊं। अरे बहू, किन ख्यालों में खोई हुई हो? जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, घर के बहुत सारे काम हैं। जी जी माँ जी, जी बाबूजी, बस अभी लाई। रोहन, तुम्हारी शर्ट अलमारी में रखी है। रिद्धि, तुम्हारी कॉफी बन रही है। रुद्र टाई बांधते हुए कमरे से बाहर आता है। रूही, मेरा लैपटॉप है कहाँ है? और आज लंच में क्या बनाया है? बैग सोफे के पीछे है, और लंच में वही है जो कल रात को भिगो कर रखा था, पूरी और काबुली चना की सब्जी। रूही रसोई में जाती है और काम में लग जाती है। रुद्र नाश्ता करके काम पर चला जाता है। नाश्ता बनाने और सबको नाश्ता खिलाने के बाद रूही वॉशिंग मशीन के पास जाती है। कपड़ों का एक बहुत बड़ा पहाड़ उसके सामने था। वो एक एक करके कपड़े मशीन में डाल रही थी। उफ, मेरी तो कमर ही टूट गई। सुबह से लगी हुई हूँ, एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। शादी क्या कर ली जैसे कोई फुल टाइम बिना सैलरी वाली नौकरी ज्वाइन कर ली हो। हे भगवान, कोई तो मुझे इस अत्याचार से बचा लो। रूही जैसे कपड़े धोकर अपने बेड पर आराम करने के लिए लेटती है, तभी रूही का फोन बजता है। स्क्रीन पर भैया का नाम चमक रहा था। रूही अपनी थकान भूलकर झट से फोन उठाती है। हेलो भैया, कैसे हो? अरे रूही, मैं तो बहुत खुश हूँ, तू बुआ बन गई है। तेरी भाभी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। तू जल्दी से अस्पताल आ जा उसे देखने। सच? अरे वाह, मैं बुआ बन गई। भैया, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। रूही फोन काटती है और खुशी खुशी अपनी सास के पास जाती है, जो टीवी पर सीरियल देख रही थी। माँ जी, मेरी भाभी को बेटा हुआ है, मैं बुआ बन गई हूँ, मुझे अस्पताल जाना है उसे देखने के लिए। अरे, तो इसमें इतना उछलने की क्या बात है? बच्चा हुआ है, कोई दुनिया का पहला अजूबा थोड़ी हुआ है। और तू कैसे जाएगी? घर के इतने काम कौन करेगा? दोपहर का खाना, फिर रात का खाना, घर की सफाई, घर की इकलौती बहू तो है तू। ऐसे मायके भागेगी तो घर कैसे चलेगा? रूही का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो दिमाग दौड़ाती है और इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है। माँ जी, मैं इकलौती बुआ हूँ। अगर मैं नहीं गई तो समाज वाले क्या कहेंगे? कहेंगे कि ससुराल वालों ने बहू को इतना कैद करके रखा है कि भतीजे का मुंह तक नहीं दिखने दिया। मेरे मायके में आप लोगों की कितनी बेइज्जती होगी माँ जी। और वैसे भी मैं बस आज के लिए ही तो जा रही हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, रोना बंद कर, जा मिला अपने भतीजे से, लेकिन याद रखना शाम तक वापस आ जाना। माँ जी, आप दुनिया की सबसे अच्छी सास है। रूही तुरंत कमरे में जाती है, सबसे अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छे से मेकअप करती है और खुशी खुशी अस्पताल के लिए निकल जाती है। रूही अस्पताल पहुंचती है। बच्चा बहुत प्यारा है, सब खुश हैं। अरे मेरी बच्ची आ गई तू, देख तेरा भतीजा कितना प्यारा है। हाँ माँ, बिल्कुल भैया पर गया है। कुछ देर बाद सरिता रूही के चेहरे को गौर से देखती है। तेरी आंखों के नीचे कितने काले घेरे आ गए हैं। तू कितनी थकी थकी लग रही है। क्या ससुराल में तुझे आराम नहीं मिलता? दिन भर काम में ही लगी रहती है क्या? हाँ माँ, सच कहूँ तो मैं बहुत थक जाती हूँ। सुबह से रात तक बस काम ही काम और काम। मैंने तो शादी से पहले सपने में भी इतना काम नहीं किया था जितना हकीकत में ससुराल में करना पड़ता है।
अरे मेरी बच्ची, अब तू यहाँ आ ही गई है तो कुछ दिन मायके में ही रुक जा, खूब आराम करना। मैं तुझे कुछ भी नहीं काम करने दूंगी। सच माँ, पर माँ जी ने मुझे शाम तक वापस आने को कहा है। तू उसकी चिंता मत कर, मैं कमला जी को फोन करके बोल दूंगी कि तुझे कुछ दिन यहीं रुकना है। सरिता कमला से बात कर लेती है। अगले दिन रूही अपने कमरे में आराम से सो रही है। सुबह के 10 बज चुके थे, कोई उसे उठाने वाला नहीं था। वो उठती है तो नाश्ता उसके बिस्तर पर आ जाता है। वो पूरा दिन टीवी देखती है, फोन चलाती है और रिलैक्स करती है। शाम को रूही पास के एक स्पा में जाती है और रिलैक्सिंग मसाज लेती है। ये है असली जिंदगी। ससुराल में तो जैसे मैं इंसान नहीं, बर्तन धोने की मशीन हूँ। मायका तो सच में स्वर्ग है। मसाज लेते हुए रूही के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। मेरे ससुराल में आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। अगर मैं किसी ऑपरेशन से पहले अपने मायके चली आऊं तो मुझे मजदूर की तरह अपना ससुराल में काम करना नहीं पड़ेगा। और मैं क्या करूं, मैं यहाँ आराम कर पाऊंगी। तय रहा, अब मैं यही करूंगी। क्या रूही का ये प्लान काम करेगा? आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? चलिए आगे देखते हैं। कुछ दिनों बाद रूही वापस ससुराल आती है। ससुराल में वापस आते ही उसका वही रूटीन शुरू हो जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना। एक दिन दोपहर में डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी खाना खा रहे थे। भाभी, मेरा परसों जन्मदिन है। इस बार मैं घर पर ही एक बहुत बड़ी पार्टी दे रही हूँ। मेरे सारे कॉलेज दोस्त आएंगे। आपको बहुत सारा खाना बनाना पड़ेगा। और हाँ, घर की सजावट भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ बहू, रिद्धि के दोस्तों के सामने हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। तो अभी से तैयारी शुरू कर दे। बाप रे, इतने सारे लोगों का खाना और सजावट, मैं तो काम करते करते ही मर जाऊंगी। नहीं, मुझे कोई बहाना सोचना पड़ेगा। रूही सिर पर हाथ रखे बीमारी का नाटक करते हुए सास के पास जाती है। माँ जी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और माँ का भी फोन आया था। अब क्या हो गया तेरी माँ को? माँ जी, वो ना मायके में मेरी एक बुआ जी आई हुई हैं। वो कल वापस जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मैं उनसे मिलने नहीं गई तो वो बुरा मान जाएगी। बहुत जरूरी है माँ जी। भाभी, आप हमेशा ही ऐसी करती हैं। जब भी घर में कोई काम होता है आप मायके भाग जाती हैं। कल मेरी पार्टी है और आप। अरे रिद्धि, हाँ तू मेरी प्यारी ननद है ना। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तेरी पसंद का केक ऑर्डर कर दूंगी, पर पहले मैं मायके जाऊंगी। ठीक है जा, पर याद रखना कल दोपहर तक वापस आ जाना। जी माँ जी। रूही मायके पहुंचकर फिर से मजे में लग जाती है। वो अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती है और पूरी तरह से काम से बच जाती है। रूही के जाने के बाद रिद्धि को अपने बर्थडे की तैयारी खुद ही करनी पड़ती है, जिससे वो काफी थक जाती है और एंजॉय नहीं कर पाती। भाभी, आप चली गई, पता है मुझे कितना काम करना पड़ा। मैं तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय भी नहीं कर पाई। अब आप जल्दी से घर आ जाइए। ठीक है ननद जी, जैसा आप कहें, मैं शाम को वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर रूही फोन रखती है। रूही मजे से डांस करने लगती है। अरे वाह, मैं बच गई। जिंदगी हो तो ऐसी, जिंदगी का मजा खट्टे में है। रूही जब नाच रही थी तभी सरिता उसके कमरे में आती है और उसकी बातें सुनकर कहती है, नहीं बेटा, खट्टे में नहीं, जिंदगी का मजा तो मायके में है। सरिता की बात सुनकर रूही हंसने लगती है। सरिता और रूही खूब हंसते हैं। शाम को रूही अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद रूही फिर से सारा दिन काम करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कुछ हफ्ते बाद सुनो सब लोग, इस रविवार को घर में हमने माता का पाठ और सत्संग रखा है। मोहल्ले की सारी औरतें आएंगी। रूही जो रसोई में काम कर रही थी बाहर आती है। सत्संग? पर माँ जी, उसमें तो बहुत सारा काम होगा। प्रसाद बनाना, इतने सारे लोगों के लिए चाय नाश्ता, और फिर इतने सारे बर्तन भी धोने पड़ेंगे। तो क्या हुआ बहू, तू बहू है इस घर की, बर्तन तो तुझे ही धोने पड़ेंगे। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा इस बार। कुछ तो करना पड़ेगा रूही, वरना रविवार को मेरी कमर टूट जाएगी। शनिवार की शाम रूही अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या है अब? माँ जी, मैंने ना बहुत पहले एक मन्नत मांगी थी कि जब रुद्र का प्रमोशन होगा तो मैं मायके वाले मंदिर में एक खास पूजा करवाऊंगी। पंडित जी ने कहा है कि वो पूजा कल ही हो सकती है। अगर मैं कल नहीं गई तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। हे भगवान, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। कल यहाँ इतना बड़ा सत्संग है और तुझे अपनी मन्नत पूरी करनी है। माँ जी, अपशगुन की बात है, रुद्र के करियर का सवाल है। क्या आप चाहेंगी कि आपके बेटे का कोई नुकसान हो? आप तो सब संभाल लेंगी, आप तो इतनी समझदार है। ठीक है, तू जा, मैं खुद ही पड़ोसन की मदद से सब संभाल लूंगी, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। बल्ले बल्ले, मेरा प्लान तो काम कर गया, मैं तो बच गई। हाय, मेरा दिमाग रॉकेट से भी तेज चलता है। शनिवार की रात में ही रूही अपने मायके चली जाती है। रविवार के दिन ससुराल में कमला और रिद्धि पसीने से लथपथ होकर सत्संग की तैयारी कर रही थी और बर्तनों का पहाड़ देखकर परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ रूही मायके में अपनी सहेलियों के साथ एक बड़े से मॉल में शॉपिंग करने चली जाती है और बहुत मजे करती है। यार, आज तो मैं बाल बाल बची। वहाँ पर घर पर सत्संग चल रहा होगा और मेरी सास बर्तनों के बीच फंसी होगी, और यहाँ मैं आराम से शॉपिंग कर रही हूँ। मायके का बहाना कभी फेल नहीं होता। 2 दिन मायके में रहने के बाद रूही अपने ससुराल चली जाती है। अब जब भी कुछ होता है
घर में रूही अपने मायके आ जाती है। महीने बीतते हैं। एक दिन सभी सुबह डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। मम्मी पापा, इस बार आपकी 25वीं एनिवर्सरी है, हम एक ग्रैंड पार्टी करेंगे, सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। पर बेटा इतना सब कुछ कैसे होगा? अरे मम्मी, भाभी है ना, भाभी सारा खाना और डेकोरेशन देख लेगी ना, है ना भाभी? हाँ 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 बिल्कुल। फिर से पार्टी का सोचकर रूही वापस मायके भागने की तैयारी करती है। वो अपने सूटकेस में कपड़ा भरती है और कमला के कमरे में जाती है। माँ जी, आपकी सालगिरह के लिए मुझे नए कपड़े खरीदने हैं। मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं मायके जा रही हूँ। मेरे मायके के पास जो मॉल है ना, वहाँ बहुत अच्छी सेल लगी है और बहुत सस्ते और अच्छे कपड़े मिलते हैं। मैं जाकर कपड़े लेकर बस कल तक वापस आ जाऊंगी। पर बहू, यहाँ इतना काम है, तू अभी कैसे जा सकती है? माँ जी, मैं कल सुबह सुबह आ जाऊंगी और सारा काम कर दूंगी। प्लीज माँ जी, मुझे अच्छी दिखना है ना आपकी पार्टी में। मैं पहले मायके जाऊंगी और फिर वहाँ से शॉपिंग पर जाऊंगी। ठीक है, जा जा, पर कल सुबह 8 बजे तक घर में होनी चाहिए तू। रूही खुशी खुशी अपना बैग पैक करके मायके के लिए निकल जाती है। रूही के जाने के बाद आखिर ये बहू पहले मायके क्यों जाती है? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। माँ, आपको तो दाल में कुछ काला लग रहा है, मुझे तो पूरी दाल की दाल काली लग रही है। कमला और रिद्धि रूही को लेकर कानाफूसी करते हैं। शाम को रिद्धि भी अपनी कुछ सहेलियों के साथ मॉल में शॉपिंग करने आई होती है। वो अचानक पिज्जा हट की तरफ देखती है और ठिठक जाती है। अरे वो तो भाभी है। वो किस लड़की के साथ बैठी है इतनी रात को? रिद्धि ध्यान से देखती है। रूही उस लड़के से हंस हंस कर बात कर रही थी। रिद्धि का शक गहरा हो जाता है। तुम्हें पता है, मेरी भाभी हमेशा मायके जाने के लिए बेताब रहती है। कोई भी काम हो वो घर से भाग जाती है। माँ भी कहती है कि वो जाने के लिए कितनी बेचैन रहती है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, पक्का इनका कोई चक्कर चल रहा है। मैं ये बात घर पर जाकर बताऊंगी। रिद्धि घर आती है। घर में बहुत काम था। कमला जल्दी जल्दी से बाथरूम में सफाई कर रही थी। अचानक उसका पैर फिसलता है और वो गिर पड़ती है। हाँ, मेरी कमर, मर गई। चीख सुनकर रुद्र और मोहन दौड़कर आते हैं। वे कमला को उठाते हैं और सोफे पर लिटाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो उन्हें आराम करने की सलाह देता है। रूही कहाँ है माँ? माँ की ये हालत है, घर में इतने मेहमान आने वाले हैं और वो घर पर नहीं है। बेटा, वो तो कल ही मायके चली गई थी कपड़े लेने के बहाने। तभी रिद्धि आगे आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा है। भैया, भाभी कोई मायके वायके नहीं गई है कपड़े लेने, वो तो अपने लवर से मिलने गई थी। क्या कह रही है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? नहीं भैया, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने कल अपनी आंखों से देखा है उन्हें। भाभी मॉल की पिज्जा हट में किसी लड़की के साथ बैठी थी और बहुत खुश लग रही थी। वो बस हमसे झूठ बोल रही है। अरे बाप रे, ऐसा अनर्थ! अब समझ में आया मुझे। वरना आप ही सोचिए ना बेटा, वो बार बार मायके क्यों जाती है? कौन सी लड़की इतना मायके जाती है? छोटा सा भी घर में काम या ओकेजन हो, वो सबसे पहले मायके जाती है। उसका पक्का बाहर कोई चक्कर है। रुद्र गुस्से से कांपने लगता है। उसकी मुट्ठियां तन जाती हैं। अगर उसे किसी और से मिलना था तो मुझसे शादी क्यों की? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह रूही शॉपिंग बैग्स लेकर अपने ससुराल आती है। वो बहुत खुश लग रही थी। माँ जी देखिए, मैं आ गई। रूही देखती है कि कमला बिस्तर पर पड़ी है। रिद्धि गुस्से में उसे घूर रही है। मोहन शांत खड़े हैं और रुद्र की आंखों में खून उतर आया है। कहाँ थी तुम? मैं तो मॉल गई थी कपड़े लेने। झूठ बोलना बंद करो। तुम अपने लवर से मिलने गई थी ना? मुझे पता चल गया है। अगर तुम्हें यही सब करना था तो शादी क्यों की? मैं तुम्हें आज ही डिवोर्स देता हूँ। निकलो मेरे घर से। रूही डिवोर्स का नाम सुनकर सन्न रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम रुद्र? कौन सा लवर? मेरा कोई लवर नहीं है। तो कल रात उस मॉल में उस लड़की के साथ क्या कर रही थी आप? मैंने खुद आपको पिज्जा खाते हुए और हंसते हुए देखा था। रूही पहले हैरान होती है, फिर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। दीदी, जब तुम देखती हो ना तो पूरी बात का पता लगाया करो। आधी अधूरी बात देखकर घर में आग मत लगाया करो। रूही का गुस्सा देखकर सब एकदम शांत हो जाते हैं। वो लड़का मेरी सहेली का बॉयफ्रेंड है। उन दोनों की शादी होने वाली है। बस उसी की प्लानिंग करने हम तीनों बैठे थे। मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी और तुम लोगों ने मुझे कैरेक्टरलेस बना दिया। पर तुम बार बार अपने मायके क्यों जाती हो रूही? जब भी घर में कुछ होता है तुम गायब होती हो। हाँ, मैं पहले मायके जाती हूँ। मैं बहाने बनाती हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बहू नहीं, इस घर की नौकरानी समझ रखा है। कमला और मोहन चौंक कर देखते हैं। जब से मेरी इस घर में शादी हुई है, मैंने सुबह से लेकर रात तक सिर्फ काम ही किया है। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना। कोई एक गिलास पानी भी खुद नहीं लेता। ननद रानी रसोई में अपना पैर तक नहीं रखती, बस ऑर्डर देती है। देवर जी को तो अपनी शर्ट तक प्रेस करानी होती है। माँ जी, आप बिना सोचे समझे इतने बड़े बड़े सत्संग और पार्टियां रख लेती हैं, लेकिन क्या आपने एक भी बार सोचा है कि ये सारा काम अकेले एक लड़की कैसे करेगी? रुद्र कुछ बोलने जाता है पर रूही उसे चुप करा देती है। और
तुम ऑफिस से आते हो और खाना खाकर सो जाते हो। क्या तुमने कभी पूछा कि पूरे दिन मैं कितनी थकी होती हूँ? जब मेरे शरीर में ताकत नहीं बचती, जब मेरा दम घुटने लगता है, तब मैं काम से बचने के लिए मायके भाग जाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ इंसान समझा जाता है, कोलू का बैल नहीं। रूही की बात सुनकर हॉल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। बहू, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, हम सच में अंधे हो गए थे। हमने सिर्फ अपना आराम देखा, तेरी तकलीफ कभी नहीं देखी। तूने सच कहा, हमने कभी घर में कोई नौकर नहीं रखा और सारा बोझ तेरे मासूम कंधों पर डाल दिया। आज जब मैं गिर गई तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब मुझे समझ आया कि शरीर का दर्द क्या होता है। हमने तुझे बहुत गलत समझा बहू, मुझे माफ कर दे। हाँ बहू, तुम्हारी माँ जी सही कह रही हैं। घर हम सबका है तो काम सिर्फ तुम्हारा कैसे हो सकता है? हम बहुत शर्मिंदा हैं। रुद्र रूही के पास जाता है, उसकी आंखों में भी आंसू हैं। वो रूही का हाथ पकड़ लेता है। आई एम सॉरी रूही, मैंने बिना सोचे समझे डिवोर्स जैसी बड़ी बात कह दी। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सका। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी भाभी, मैंने आपको बहुत परेशान किया, मैंने आप पर शक किया। माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर मुझे परेशानी थी तो मुझे आप सबसे खुलकर बात करनी चाहिए थी, भागना नहीं चाहिए था। बहू, हम घर में नौकर इसलिए नहीं रखते। पहले जो नौकर था उसने मेरी भतीजी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और उसकी बीवी घर में चोरी करती थी। उस घटना के बाद हमारा नौकरों से भरोसा उठ गया, इसलिए हमने कभी दोबारा नौकर नहीं रखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर का सारा बोझ अकेले तुझ पर डाल दे। अब से हम सब मिलकर काम करेंगे। और आज ही पार्टी का सारा खाना बाहर से आएगा। मेरी रूही आज सिर्फ आराम करेगी। उससे पहले मैं मायके जाऊंगी। रूही की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। रूही के चेहरे पर एक सच्ची और सुकून भरी मुस्कान आ जाती है।